तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्टिव सोशल साइंस में टॉप 5 सवालों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस तरह के वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सभी का लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाकर के आप उसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता के किन्हीं दो अधिकारों को आपको बताना है, यानी उपभोक्ता का क्या अधिकार होता है। सबसे पहले आप लोग उपभोक्ता के बारे में समझते हो। उपभोक्ता किसको कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं ग्राहक को, जो सामान को खरीदता है, उसका यूज करता है, तो उसे ही हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। तो उसके दो अधिकारों को बताना है। क्या है उसका अधिकार? आप भी कोई ना कोई सामान खरीदते होंगे, कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ पहनते हैं। हर चीज में आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो आपके भी दो अधिकार हैं। जान लो क्या क्या है अधिकार। देखो क्या है अधिकार। उपभोक्ता के दो अधिकार निम्नलिखित हैं। हमने दो अधिकार नीचे डिस्कस किया है, देख लो। उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यानी आपको सुरक्षा का अधिकार है। हम कोई चीज़ सड़ा गला चीज़ हम बेच रहे हैं तो आप उसको खा नहीं सकते हो, खरीद के खा नहीं सकते हो, हम जबरदस्ती आपको बेच नहीं सकते। ये आपका अधिकार है, यानी कि आपको सुरक्षा का अधिकार है। वे उन चीज़ों से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। यानी उन चीज़ों से आप अपना बचाव कीजिए जो आपके जीवन के लिए खतरनाक है, आपके संपत्ति के लिए खतरनाक है। आप मिठाई सड़ा गला खा लोगे तो आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। आपके संपत्ति के लिए कोई ऐसा चीज़ होगा जो आपके संपत्ति के लिए खतरनाक है। ठीक, बात समझ में आ रही हो ना? जैसे कि मान के चलो कि हम कोई ज़मीन बेच रहे हैं आपको, ठीक है। वो ज़मीन जो है पहले से जो है विवादित है, अगर हम उसको बेच देंगे तो नहीं, ये आपका अधिकार है कि आप विवादित ज़मीन को ना खरीदें। ज़बरदस्ती हम आपको बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, उपभोक्ता को देख रेख परख कर, उपभोक्ता को देख परख कर उत्तम चीज़ों के चुनाव करने का अधिकार है। यानी उपभोक्ता जो है उसको अच्छे से जांच कर परख कर चीज़ों को खरीदने का अधिकार है। कभी कभी देखते नहीं कि कोई दुकानदार अगर आपको कह देगा नहीं आप बहुत जांच पड़ताल करते हैं, हम आपको सामान नहीं बेचेंगे, तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। कानूनन वो जुर्म है और उसको सजा हो सकती है, उसको फाइन लग सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर आप ग्राहक है तो आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से परख सकते हो, उसके बाद उसको परचेज कर सकते हो। समझ रहे हो ना? चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। देखिए आंसर में क्या है इसका। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को, यानी कि जहां पे हम लोग अपना मार्केटिंग करते हैं, जैसे हमारा बाजार होता है, घरेलू बाजार को विश्व के बाजार के साथ, यानी कि अब हम लोग अपने बाजार को क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे। विश्व में जितनी बाजारें होती हैं, कई देशों की बाजार होती है, वहाँ पे पूंजी, तकनीक, श्रम यानी मेहनत को एवं सेवाओं को मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना। मुक्त प्रवाह का मतलब होता है कोई रोक टोक नहीं, आप अपना पूंजी दूसरे के मार्केट में लगा सकते हैं, दूसरे देश में सामान अपना भेज सकते हैं, वहाँ वाला जो है हमारे मार्केट में अपना सामान बेच सकता है, हम अपने लोगों को उसके मार्केट में खटवा सकते हैं, वो अपने लोगों को हमारे मार्केट में खटवा सकता है। तो मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना, ठीक है। वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। कौन कौन से तथ्यों पर, देख लीजिए। नंबर क, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, यानी कि इन देशों के बीच सेवा का, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, कोई रोक टोक, कोई प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश अथवा पूंजी मुक्त प्रवाह में हो, विदेशी से निवेश होना चाहिए, विदेश वाले लोग हमारे देश में निवेश करें और पूंजी का प्रवाह करें। टेक्नोलॉजी मुक्त प्रवाह होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, उसका मुक्त प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम मुक्त प्रवाह होना चाहिए, यानी कि हमारे लोग वहाँ भी जाए काम करने के लिए, वहाँ के लोग हमारे यहाँ भी आए काम करने के लिए, यानी कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? आंसर में लिखना है आप लोगों को। मुद्रा के आधुनिक रूप निम्नलिखित हैं। करेंसी नोट तथा सिक्के, यानी कि जो करेंसी नोट होता है, समझते हो ना, नोट, कागज वाले नोट को करेंसी नोट कहते हैं। और सिक्के, सिक्के तो जैसे 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, बाकी का सिक्के तो बंद हो गए, 50 पैसा, 20 पैसा, ये सब तो चलते नहीं है। उसके बाद बैंकों के निक्षेप अथवा जमा, बैंक में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हम लोग जमा कर देते हैं कैश को, ठीक है, वो भी है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक कार्ड, बैंक जैसे एटीएम कार्ड होती है वैसे ही क्रेडिट कार्ड होती है। उस क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आपको लिमिट दे दिया जाता है कि आप 2 लाख रुपया महीने का आप खर्च कर सकते हो। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको तुरंत में प्रेजेंट में आपको एक बाइक खरीदना हो, तो आप गए शोरूम, आपने एक बाइक लिया,
ठीक है, आपके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है, आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड से आप वहाँ पर से अपने जो है 1,20,000 30,000 का मोटरसाइकिल खरीद कर ले आए। ठीक है, लेकिन उसका लिमिट होता है कि आपको फिर इतना तारीख तक में सारा पैसा आपको जमा करना होगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको चार्जेस लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये इंटरनेट बैंकिंग तो आप लोग जानते हो, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। इसके बाद चलिए देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हो, देखते हैं क्या है इसका आंसर। वह प्रणाली जिसमें मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाते हैं। अब जैसे कि मान के चलो कि मुझे ना कुछ किताबों की ज़रूरत है, हम आपसे बोलेंगे मुझे किताब दे दो, तो आप क्या बोलोगे, इसको तो किताब देंगे, लेकिन आप कहोगे ठीक है आप अपना वाला मोबाइल दे दो मुझे, मैं अपना सब किताब दे दूंगा। ठीक है, तो मैं जो अब ये मत समझना कि बड़ा वाला मोबाइल दे दूंगा, छोटा मोटा मोबाइल दूंगा आपको। ठीक है ना, तो जो उस लायक होगा उसी वही मोबाइल आपको मिलेगा। 500-600 रुपये वाला मोबाइल आपको हम दे दिए, आपने क्या किया, अपना सारा किताब हमें दे दिया। तो ये हुआ वस्तु विनिमय। ठीक है, हमने कोई भी पैसा का लेन देन नहीं किया, लेकिन हमारी सामान हमारे पास आ गई, आपकी सामान आपके पास चली गई। यानी आपको जो चाहिए था आपको मिल गया, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, लेकिन वहाँ पे पैसा का कोई भी लेन देन नहीं हुआ। तो इसे ही हम लोग कहते हैं वस्तु के विनिमय माध्यम से प्रणाली। ठीक है, विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करना है, यानी इस अधिनियम के क्या उद्देश्य थे आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसके आंसर में देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या है, प्रमुख निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य है, देखिए, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, यानी कि ताकत है, शरीर भी अच्छा खासा है, मेहनत कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, और जिन्हें काम की जरूरत है उनको 100 दिनों की रोजगार उपलब्ध कराना, यानी उसको कम से कम साल में 100 दिन रोजगार उसको देना ही देना, यह सरकार का नियम है। ठीक है, दूसरी बात है, रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकने के रूप में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना है। अगर सरकार आपको 100 दिन की रोजगार गारंटी नहीं देती है, अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता है, 100 दिन का काम नहीं मिलता है, तो आपको बेगार भत्ता मिलेगा, यानी आपको घर बैठे पैसा मिलेगा। लेकिन ये सबको नहीं मिलता, आपको रजिस्टर्ड होना होगा। इस ये जो स्कीम है और इसमें आपको रजिस्टर्ड होना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि कर उन्हें अच्छा जीवन प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनकी आय में कुछ वृद्धि हो जाए, यानी जो लोग मतलब सब कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो फ्री हैं कभी, तो अब वो जो फ्री के बदले अगर उसको 300 रुपये मिल जाए काम करने का, तो उसके तो पैसे में वृद्धि होगी ना, तो वही इसका लक्ष्य है। ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा, उन्हें ऐसे कामों में लगाना जो देश और समाज के हित में हो, यानी कि उनसे कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप पकड़ के ले आए और उससे बंदूकें बनवा रहे हैं, बारूद बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसको ऐसे काम में लगाया जाए जो देश और समाज के लिए क्या हो, हित में हो। क्या हो भाई, हित में हो। ठीक है, तो हमने इन 5 सवालों को डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, शेयर करिए सभी दोस्तों को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।